हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन साइंस की। आज की जो आपकी प्रैक्टिस सेट है वो है सेट नंबर 24। हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर अप कर ली हैं, बस कुछ बिंदु आपके रह गए हैं जिनको चर्चा करना बाकी है। तो आज जो आपके सीरियल से चल रहे थे, मतलब हम टॉपिक वाइज कर रहे थे, एक दिन में 2-2 3-3 टॉपिक को कवर अप कर रहे थे। आज ये आपका समाप्त हो जाएगा। कल की जो क्लास होगी आपकी, उसमें हम सबसे पहले जो आपके डिजीज़ के क्वेश्चन हैं, यानी कि जो मेजर आपके डिजीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हार्ट यानी कि हृदय से संबंधित रोग है, लीवर से संबंधित रोग हुआ, साथ ही साथ यकृत लीवर एक ही है, किडनी, इन चारों से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे हम उनको कवर अप करेंगे। हालाँकि हमने पहले कुछ क्वेश्चन कर रखे हैं, बट थोड़े और क्वेश्चन हमें अभी करने बाकी हैं, तो हम उनको कल की क्लास में देखेंगे। उसके बाद 1-2 दिन आपके जो है मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि पूरे न्यूट्रिशन साइंस को कवर अप करेंगे। जो 1-2 बिंदु हमारे किसी-किसी टॉपिक से रह गए हैं, बिल्कुल जो छोटे-छोटे होंगे, मतलब आपको रिकॉल कराने की दृष्टि से हम उन क्वेश्चनों को उठाएँगे। तो जो आपकी इसके बाद की प्रैक्टिस सेट होगी, वो हम कोशिश करेंगे कि उसमें बहुत जो छोटे-छोटे जैसे हमारे रिवीजन के तौर पर हम उनको रखेंगे। देन अपने पूरे न्यूट्रिशन साइंस को हम कवर अप कर लेंगे। और जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अब से हम कुछ दिन तक संडे की छुट्टी रखेंगे। यानी कि संडे का दिन जो है आपका, वो छुट्टी का दिन होगा। आप लोग को रिवीजन करना है, अपनी थ्योरी की क्लासेस देखनी है। मंडे टू सैटरडे हमारा प्रैक्टिस चलेगा। तो कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी, कल क्लास का वेट मत करिएगा, ठीक? बाकी मंडे से आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। चलिए चलते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि पेन और नोटबुक तो लेकर आप बैठे ही होंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, मधुमेह रोग किससे संबंधित है? क्या ये कार्बोहाइड्रेट की चयापचय से संबंधित है? क्या ये ग्लूकोज के पाचन से संबंधित है? क्या ये ग्लाइकोजन के पाचन से संबंधित है या फिर इन सब से संबंधित है? तो हम जानते हैं ना कि जो मधुमेह है, मधुमेह आपका कार्बोहाइड्रेट के चयापचय से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये आपका जो सीएचओ है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट की चयापचय से संबंधित है। यहीं पर आप हमें एक क्वेश्चन बताएँगे कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये इसमें कौन-सा बॉन्ड आपको देखने को मिलता है? बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है, जब ग्लूकोज मूत्र के द्वारा मूत्र के द्वारा निष्कासित होने लगता है, तो ऐसी स्थिति कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं? और आपको पता है कि ये स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो ये स्थिति आपको डायबिटीज़ में देखने को मिलता है। जब मधुमेह होता है, तो ये स्थिति आपको देखने को मिलती है। ये स्थिति कहलाती क्या है? क्या ये पॉलीगोनिया कहलाती है? क्या ये इंसुलिनिया कहलाती है? ग्लाइकोसूरिया कहलाती है या फिर सभी कहलाती है? तो हमें पता है ना कि जब ग्लूकोज मूत्र के द्वारा निष्कासित होने लगता है, तो इस स्थिति को कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया की स्थिति में जो ग्लूकोज होता है, वो मूत्र के द्वारा निष्कासित होने लगता है। और ये किसका सिम्पटम होता है? तो ये आपका मधुमेह का लक्षण होता है। मधुमेह के हम 3 मेजर लक्षण पढ़ते हैं। कौन-कौन से? एक होता है आपका पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया। हालाँकि यहाँ पर पॉलीयूरिया का ग्लाइकोसूरिया से संबंध नहीं है, जबकि आपको पता है कि पॉलीडिप्सिया में क्या होता है? प्यास अत्यधिक लगती है। पॉलीफेजिया भूख अधिक लगना, पॉलीयूरिया मूत्र त्याग बार-बार होना। तो ये 3 प्रमुख लक्षण होते हैं मधुमेह के, ठीक? और इन्हें ध्यान रखिएगा, ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हों, या आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हो गया, या कोई भी आप एंट्रेंस का ही एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं, तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक? चलिए,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ये स्टार्टिंग में आपके कुछ क्वेश्चन मधुमेह के हैं। मधुमेह रोग में ऊतकों से अधिक जल का उत्सर्जन होने से रोगी को बार-बार मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है। ये स्थिति कहलाती है। क्या ये ग्लाइकोरिया कहलाता है? क्या ये पॉलीयूरिया कहलाता है? क्या ये यूरिया कहलाता है या फिर ये मूत्र विसर्जन कहलाता है? तो अभी-अभी आपने सुना था क्या? मधुमेह के 3 प्रमुख लक्षण, उसमें क्या-क्या था? पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया। यानी कि जब मधुमेह रोग में ऊतकों में अधिक जल का उत्सर्जन होने लगता है, तो अधिक जल के उत्सर्जन होने से रोगी को बार-बार मूत्र त्यागने के लिए जाना पड़ता है और ये स्थिति कहलाती है पॉलीयूरिया की। ठीक? इसी में अगर आपसे पूछा जाए कि अत्यधिक भूख लगना क्या कहलाता है, तो पॉलीफेजिया। अत्यधिक प्यास लगना क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है पॉलीडिप्सिया। ठीक? ऐसे आपके ये अगर हम देखें तो ये कुछ आपके टर्मिनोलॉजी होते हैं, जैसे अभी हमने आपसे 2 दिन पहले पूछा था चिलोसिस क्या है? 2 दिन पहले या 1 दिन पहले ही पूछा था, यानी कि कल ही शायद पूछा था। तो आप में से कई लोगों ने जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा और हमने आपको पहले भी कहा है कि आप जब भी कमेंट करते हैं, हम आपके कमेंट को देखते ज़रूर हैं, चाहे 2 दिन लेट ही सही, बट आपके हर कमेंट पे हमारी नज़र होती है। तो अगर आप कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम ये देखने को मिलता है कि आप एक्टिव कितने हैं, ठीक? और आप ही के साथ-साथ जैसे आप में से जिसको आंसर नहीं आता है, तो वो आपको देखकर ही आंसर जान जाते हैं। जैसे आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको ये आंसर जो भी पूछा जाता है, हर क्वेश्चन तो हर किसी को नहीं आ रहा होगा। अब जब आप जवाब दे देते हैं, तो और लोगों को उसका आंसर मिल जाता है। ठीक? चलिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है, मधुमेह रोग में जब रोगी को अधिक भूख या प्यास लगती है, उस स्थिति को कहा जाता है। अगर यहाँ पर अत्यधिक भूख और प्यास, इन दोनों के लिए एक ही टर्म यूज किया गया है, लेकिन हम सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। क्या ये ग्लाइकोजन कहलाता है? क्या ये पॉलीफेजिया कहलाता है? या फिर ये आपका ग्लाइकोसूरिया कहलाता है? या आपका यूरिया कहलाता है? तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं, ये आपका, ये मैंने एक क्वेश्चन नहीं बनाया है, ये आपका क्वेश्चन जो है आपकी बुक का ही है। तो जैसा क्वेश्चन था ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको वैसे ही आंसर देना है, बट आपको ध्यान रखना है कि अत्यधिक प्यास लगना और अत्यधिक भूख लगना, इन दोनों के लिए अलग-अलग टर्म होते हैं। जैसे यहाँ पर तो आपको एक ही दिख रहा है पॉलीफेजिया, जिसका मतलब होता है अत्यधिक भूख लगना। लेकिन अगर यहाँ पर अभी पॉलीडिप्सिया होता और उपरोक्त दोनों होता, तो हमारा राइट आंसर हो जाता। बट हमें अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपने ऑप्शन गलत दिया है। तो जो आपको मेल खाता मिलेगा, जो सबसे निकट होगा, हम उसी को आंसर लगाएंगे। ठीक? अगर यहीं अभी आपका पॉलीफेजिया की जगह पॉलीडिप्सिया देता, तो हम पॉलीडिप्सिया पर जाते, है ना? चलिए, उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चन के बीच में जो कमियाँ हैं, हमें मतलब जैसे क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग नहीं आएगा, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक? चलिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है, मधुमेह रोग में अल्प मात्रा में स्रावित होता है क्या चीज़? वसा स्रावित होता है, प्रोटीन स्रावित होता है, इंसुलिन स्रावित होता है या फिर कैलोरी स्रावित होता है। तो ये आप जानते हैं ना कि हमारे शरीर में मधुमेह कब होता है? जब इंसुलिन कम मात्रा में स्रावित होता है। तो मधुमेह रोग में इंसुलिन कम मात्रा में स्रावित होता है। या जब हम कल डिस्कस करेंगे, कल नहीं मंडे को जब हम डिस्कस करेंगे और भी मधुमेह से संबंधित, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि जो मंडे का आपका टॉपिक होगा, उसमें हम 4 चीज़ों को कवर अप करेंगे। कौन-कौन सा? एक तो मधुमेह होगा, एक गुर्दा संबंधी रोग होगा, एक किडनी संबंधी रोग होगा और एक यकृत संबंधी रोग होगा। साथ ही साथ हम हृदय को भी उसी में इंक्लूड करेंगे, ठीक? तो इतने टॉपिक को हम मंडे को कवर अप करेंगे। तब वहाँ पर आप डायबिटीज़ के प्रकार देखेंगे, कौन-सा डायबिटीज़ किसको होता है, किसको जल्दी होता है, किसको नहीं होता है, पुरुषों में ज़्यादा होता है कि महिलाओं में ज़्यादा होता है। इन सारी चीज़ों को आप देखने को पाएँगे, ठीक?
चलिए, अगर आपने थ्योरी की क्लासेस ली हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ली हैं तो एक बार न्यूट्रिशन साइंस की जो थ्योरी की क्लास है वहाँ पर जाकर इन चारों, ये जो 4-5 आप रोग देख रहे हैं, इन सब के बारे में एक बार ज़रूर पढ़िएगा, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है, मधुमेह रोग में रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस प्रकार का होता है? क्या ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है? क्या घट जाता है, वैसे ही रहता है या फिर उपरोक्त सभी? तो हम जानते हैं ना कि जब मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग में रक्त में ग्लूकोज का स्तर जो होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा है, अग्नाशय ग्रंथि की विशेष कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजन होता है, रक्त होता है या फिर इंसुलिन होता है? तो यहाँ पर सबसे पहले आप हमें ये बताइएगा, हालाँकि हम पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं, कि जो आपके अग्नाशय ग्रंथि की विशेष कोशिका हैं, उनके द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है। आपको पता है कि आपके जो पैनक्रियाज़ हैं, उसमें 2 सेल पाए जाते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है आपका बीटा सेल। आप हमें ये बताइए कि ये जो इंसुलिन का स्राव हो रहा है, ये अल्फा सेल के द्वारा हो रहा है या फिर ये बीटा सेल के द्वारा हो रहा है? और ये चीज़ हमने मधुमेह के चैप्टर में डिस्कस कर रखे हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा जा चुका है। उम्मीद है कि आप सभी को ये पॉइंट पता होगा कि जो आपके पैनक्रियाज़ हैं, पैनक्रियाज़ के लैंगरहैंस द्वीपिकाओं से 2 आपके सेल निकलते हैं, जिसमें एक अल्फा सेल होता है, एक होता है आपका बीटा सेल। अब आप हमें ये बताएँगे कि ये जो इंसुलिन का स्राव हो रहा है, ये किससे हो रहा है? अल्फा से या फिर बीटा से? ठीक, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, बार-बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और जब आप मधुमेह पढ़ते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही बताया जाता है। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मधुमेह रोग में शर्करा निकलने लगता है, मूत्र के द्वारा, थूक के द्वारा, रक्त के द्वारा या फिर मल के द्वारा? तो बहुत ही आसान है कि अगर हम जब बात करते हैं मधुमेह रोग में, तो यहाँ पर शर्करा किसके द्वारा निकलता है? तो मूत्र के द्वारा शर्करा निकलने लगता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है, मधुमेह रोग को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, क्या है? क्या आनुवांशिकता प्रभावित करता है? मोटापा प्रभावित करता है? मानसिक तनाव व चिंता प्रभावित करता है या फिर उपरोक्त सभी? तो मधुमेह, सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जो मोटे व्यक्ति होते हैं, उनमें मधुमेह होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ एक उम्र के बाद हम कह सकते हैं 40 प्लस एज जब हो जाती है, तो भी मधुमेह के बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। साथ ही साथ एक कारक आपका आनुवांशिकता भी होता है मधुमेह के प्रमुख कारकों में। मोटापा तो आपने देखा ही देखा, साथ ही साथ ये जो मानसिक तनाव और चिंता होता है, ये भी मधुमेह को जन्म देने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। तो इसके और भी कारण हैं कि क्यों मधुमेह होता है या मधुमेह को प्रभावित करने वाले कई कारक आपने देखे हैं। आप जब क्लास लेंगे तो वहाँ पर और चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक? यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मधुमेह रोग के लक्षण हैं कौन? बहुमूत्रता, अधिक प्यास लगना, भूख में वृद्धि, उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा, ये जो आज आप क्वेश्चन देख रहे हैं, चाहे मधुमेह से देखेंगे, चाहे यकृत से देखेंगे, चाहे आप किडनी या गुर्दे से देखेंगे, हालाँकि गुर्दे से आज नहीं है। ये आपके क्वेश्चन जो हैं, ये आपके बुक के क्वेश्चन हैं। बट ध्यान रखिएगा कि जो आपको मंडे को क्वेश्चन मिलेंगे इनसे रिलेटेड, वो सेल्फ मेड होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन मेरे बनाए हुए होंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो कि आपको जानना इम्पोर्टेंट है। तो जो मंडे वाला आपका क्वेश्चन का सीरीज़ होगा, वो सारे के सारे सेल्फ मेड क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक? चलिए,
और ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे, तो मुझे लगा कि आपको करवाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं, ठीक? तो ये मधुमेह के तीनों लक्षण हैं। अब आप हमें ये बताएँगे कि जैसे जो बहुमूत्रता है, अधिक प्यास लगना है, भूख में वृद्धि है, इसके लिए बेसिक एक-एक टर्म होते हैं। आप उन तीनों शब्दों को हमें एक बार लिख कर बताइएगा कि बहुमूत्रता के लिए हम कौन-सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? अधिक प्यास लगने के लिए हम कौन-सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? और भूख में वृद्धि के लिए हम कौन-सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? ये आपके ये तो एक आपका साधारण सा क्वेश्चन था। आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे आपको दे देगा, एक तरफ ये तीनों शब्द दे देंगे और दूसरी तरफ ये तीनों अलग-अलग ऊपर-नीचे आपको दे देंगे और आपको मिलान करना होगा। एक तरीका तो ये होता है। एक तरीका आपका ये भी हो सकता है कि दे देंगे मधुमेह के लक्षणों में शामिल नहीं है। तो 3 ये हो गए, एक कोई और लाकर पटक देंगे, ये होगा। या फिर आपको दे देंगे, 3 आपको दे दिए या 4 आपको दे दिए और बोल दिए कि इसमें से मिलान करो। तो जैसे बहुमूत्रता हो गया, तो पॉलीयूरिया आपको सामने, सॉरी ये हम नहीं बताएँगे आपको, ये कल हम आपको क्वेश्चन के फॉर्म में बताएँगे, क्योंकि हमने आपसे 3 शब्द पूछे हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला ये कि बहुमूत्रता के लिए कौन-सा शब्द आप यूज़ करते हैं? अधिक प्यास लगने को हम क्या कहते हैं? ये मधुमेह में। साथ ही साथ भूख में वृद्धि होने को हम क्या कहते हैं? ये तीनों क्वेश्चन आप बताएँगे। बाकी क्वेश्चन का फॉर्म क्या-क्या हो सकता है, ये आपने पहले भी देख लिया। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मधुमेह को साधारण भाषा में किसकी बीमारी कहते हैं? क्या इसे शुगर की बीमारी कहते हैं, नमक की बीमारी कहते हैं, अम्ल की बीमारी कहते हैं या फिर क्षार की बीमारी कहते हैं? तो हम जानते हैं ना क्या कहते हैं? तो मधुमेह को हम शुगर की बीमारी कहते हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मधुमेह वास्तव में किसके उपापचय से संबंधित है? क्या ये कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित है, प्रोटीन के उपापचय से संबंधित है, वसा के उपापचय से संबंधित है या फिर किसी से भी नहीं? तो अभी आपने स्टार्टिंग में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन देखा था, बस उसका थोड़ा-सा लैंग्वेज में हेर-फेर था। तो जो मधुमेह वास्तव में कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित होता है। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन किस किस हार्मोन पर निर्भर करता है? क्या सोट्रिक हार्मोन पर निर्भर करता है? क्या पैसिफिक हार्मोन पर निर्भर करता है? या इंसुलिन नामक हार्मोन पर निर्भर करता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन इंसुलिन नामक हार्मोन पर निर्भर करता है। और जब यही हमारे शरीर में इंसुलिन नामक जो हार्मोन है, ये स्रावित नहीं हो पाता है, तब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं परिवर्तित हो पाता है और हमारे रक्त में ये ग्लूकोज यानी कि शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और हमें मधुमेह हो जाता है। या फिर आपके मधुमेह की एक ऐसी भी स्थिति होती है जहाँ पर इंसुलिन तो स्रावित होगा, यानी कि ये जो इंसुलिन नामक हार्मोन है, ये स्रावित तो होता है, लेकिन लेकिन ये ठीक से कार्य नहीं करता है, तो भी आपको मधुमेह होता है, क्योंकि जब ये कार्य नहीं करेगा, इंसुलिन अपना मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं करेगा, अपना कार्य नहीं करेगा, तो क्या होगा? तो मधुमेह होगा। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एथेरोस्क्लेरोसिस संबंधित है किससे? पेट से संबंधित है, हृदय से संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है या फिर गुर्दे से संबंधित है? तो आपको पता है ना कि एथेरोस्क्लेरोसिस का संबंध जो होता है वो हृदय से होता है। अब यहीं पर आप हमें ये बताइए कि गुर्दे से संबंधित जो बीमारी होती है, उसे आप क्या कहते हैं? हालाँकि आज हम गुर्दे से संबंधित क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, बट फिर भी इसको हम कल यानी कि मंडे को करेंगे। आप एक बार अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गुर्दे के बीमारी को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक? जैसे यकृत की बीमारी को हम लिवर सिरोसिस के नाम से जानते हैं।
हृदय से संबंधित बीमारी को एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। मधुमेह को आप मधुमेह कहते हैं। वैसे ही आप हमें बताइए कि गुर्दे से संबंधित जो रोग होता है उसे हम क्या कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इनमें से कौन-सी सब्ज़ी हृदय रोगी के लिए वर्जित है? मतलब जो हृदय का रोगी है, उसको इनमें से आप कौन-सी सब्ज़ी नहीं देंगे? लौकी नहीं देंगे, गाजर नहीं देंगे, फूल गोभी नहीं देंगे या फिर इनमें से उपरोक्त सभी यानी कि कोई नहीं देंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो हृदय के रोगी होते हैं, हृदय के रोगियों को हम फूल गोभी नहीं देते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। हृदय रोगी के लिए वर्जित है। क्या वर्जित है? अंडे का पीला भाग वर्जित है, अंडे का सफेद भाग वर्जित है, स्किम दूध वर्जित है या फिर उपरोक्त सभी। तो आपने जब दूध का टॉपिक पढ़ा था, दूध और दूध से बनने वाले भोज्य पदार्थ या फिर खाद्य पदार्थ, तो वहाँ पर आपने स्किम्ड मिल्क का नाम सुना था। आपने वहाँ पर कई प्रकार के मिल्क के बारे में सुना था। तो आपने जब स्किम मिल्क का नाम सुना था, तो वो हम जो हृदय रोगी होते हैं, उनको देते हैं। अंडे का सफ़ेद भाग ये भी हम देते हैं, लेकिन जो अंडे का पीला भाग होता है, हम उसे हृदय रोगी को नहीं देते हैं या हृदय रोगी को अंडे का पीला भाग वर्जित होता है। अब आप हमें ये बताइए कि जो अंडे का सफ़ेद भाग होता है, हम उसे और किस नाम से जानते हैं? या कौन-सी ऐसी उसमें प्रोटीन पाई जाती है, उसी प्रोटीन के नाम से हम अंडे के सफ़ेद भाग को जानते हैं? या साधारण सा आप हमें ये बताइए कि हम अंडे के सफ़ेद भाग को और किस नाम से जानते हैं? हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। उच्च रक्तचाप के रोगी को आहार किस प्रकार का देना चाहिए? क्या आप उसे संतुलित आहार देंगे? आप उसे मांस व मुर्गा देंगे? आप उसे चाय व कॉफ़ी देंगे या उसे आप अंडा देंगे? तो जो उच्च रक्तचाप के रोगी होते हैं, उनको हम संतुलित आहार देते हैं, ठीक? मांस मुर्गा उनके लिए बैन होता है। तो क्या देंगे आप उन्हें? उन्हें आप एक संतुलित आहार देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए वर्जित है। अच्छा, ये उच्च रक्तचाप की हम जो बात कर रहे हैं, ये इसमें हम कौन-सा ऐसा तत्व है जिसे बैन करते हैं? जैसे आयोडीन हो गया, सॉरी आयोडीन नहीं, सोडियम हो गया, लौह तत्व हो गया, जिंक हो गया, हम किसको बैन करते हैं? आयरन हो गया, किसे बैन करते हैं? उच्च रक्तचाप में। बाकी यहाँ बात कर रहे हैं कि उच्च रक्तचाप के लिए वर्जित है क्या? बीड़ी सिगरेट वर्जित है, मांस और मुर्गा वर्जित है, घी मक्खन वर्जित है या फिर ये सारी चीज़ें वर्जित हैं। तो जो उच्च रक्तचाप के रोगी होते हैं, हम उनको ये इनमें से कोई भी चीज़ नहीं देते हैं, ना ही हम उन्हें बीड़ी सिगरेट देंगे, ना ही हम उन्हें मांस, मच्छी, मुर्गा ये सारी चीज़ें देंगे और ना ही हम उनको अत्यधिक फैट यानी कि घी, मक्खन ये सारी चीज़ें देंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं, वो उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए वर्जित होती हैं। हम उनको एक संतुलित आहार देते हैं, एक बैलेंस डाइट उनको देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। उच्च रक्तचाप में रोगी को आहार में देना चाहिए। बेसिकली ये आपके जो बुक है उसमें दिया गया है कि किस रोग के व्यक्ति को कौन-सा आहार देना चाहिए। या जैसे कि मधुमेह के रोगी के लिए आहार या फिर आपके हृदय संबंधी रोगी के लिए आहार, उच्च रक्तचाप वाले रोगी के लिए आहार, एनीमिया के रोगी के लिए आहार। तो इसीलिए आपको ये आहार से इतने क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक? बाकी इनसे संबंधित और सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे करेंगे यानी कि मंडे को। उच्च रक्तचाप में रोगी को आहार में देना चाहिए क्या? कम कैलोरी वाला आहार, रिफाइंड आहार, बहुत कम मात्रा में नमक और उपरोक्त सभी। तो जो उच्च रक्तचाप के रोगी होते हैं, हृदय संबंधी रोगी होते हैं, हम उनको जमने वाला वसा नहीं देते हैं। हम उनको देंगे क्या? उनको हम देंगे रिफाइंड ऑयल, हम उनको देंगे कम कैलोरी वाला आहार, हम उनको देंगे
कम नमक वाला आहार, यानी कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए होती हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, अगर यहाँ पर दिया होता कि बहुत अधिक मात्रा में देना चाहिए, तो ये आप इसको नमक, यानी कि नमक आप बहुत कम मात्रा में, चाहे हृदय के रोगी हुए, चाहे आपके यकृत के रोगी हुए, किडनी के रोगी हुए, सबके लिए नमक हम कम मात्रा में देते हैं। इनफैक्ट आप किसी रोग की बात छोड़ दीजिए, तो एक एज के बाद, यानी कि जब आप मिडिल एज या कह सकते हैं जब आप प्रौढ़ावस्था क्रॉस करते हैं, उसके बाद हर व्यक्ति को नमक की मात्रा थोड़ी-सी कम कर देनी चाहिए। आपका एक अभियान है, आज से थोड़ा कम। ज़रा आप हमें ये बताएँगे कि आज से थोड़ा कम में हम क्या चीज़ें कम मात्रा में लेते हैं? हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं, क्या हैं? ब्लड प्रेशर हाई होने के क्या सिम्पटम होते हैं? क्या चक्कर आने लगता है? सिर में दर्द होता है? उल्टी होती है या फिर उपरोक्त सभी? ध्यान रखेंगे कि जब बीपी हाई होता है तो ये सारे के सारे सिम्पटम आपको देखने को मिलते हैं। व्यक्ति को चक्कर आने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है, वमन होने लगता है। तो ये सारे के सारे सिम्पटम आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ब्लड प्रेशर हाई होने पर। ठीक? बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कह रहा है, उच्च रक्तचाप का लक्षण नहीं है। अस्पष्ट रूप से दिखाई पड़ना, सिर में दर्द होना, जी मचलाना, नींद की कमी। तो आप थोड़ा-सा यहाँ पर क्वेश्चन में करेक्शन करेंगे। यहाँ पर है उच्च रक्तचाप का लक्षण नहीं है, तो स्पष्ट रूप से दिखाई ना पड़ना, ठीक? ये आपका उच्च रक्तचाप का, 1 मिनट, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ना, उच्च रक्तचाप का लक्षण नहीं है। तो ये कोई लक्षण नहीं है। बाकी आपका सिर दर्द होना, जी मिचलाना, नींद में कमी आना, ये सारे के सारे आपके सिर दर्द के उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं, जबकि स्पष्ट रूप से दिखाई देना ये आपके उच्च रक्तचाप के लक्षणों में नहीं आता है। भाई हमारा सब कुछ ठीक है, हमारी आँखें सही हैं, हमें प्रॉपर दिख रहा है, तो ये उच्च रक्तचाप का लक्षण कैसे हो सकता है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में उच्च रक्तचाप का कारण है। आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा उच्च रक्तचाप का कारण है। क्या सामाजिक कारण है? क्या धार्मिक गतिविधियाँ हैं, धूम्रपान है और मदिरापान है या फिर उपरोक्त सभी? तो हमें पता है ना कि जब हम अधिक धूम्रपान करते हैं, अधिक मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो रुक हमें उच्च रक्तचाप होता है। जबकि और कोई कारण यहाँ से, मतलब जैसे सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, ये आपके उच्च रक्तचाप के कारण नहीं है। धूम्रपान, आपका खान-पान ना सही होना, ये आपके उच्च रक्तचाप के कारणों में आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कह रहा है, निम्न में उच्च रक्तचाप का कारण नहीं है। हालाँकि आप यही क्वेश्चन कई, आप देख रहे हैं, क्वेश्चन एक ही पूछा जा रहा है, बस आपके ऑप्शनों के साथ खेला जा रहा है। तो उच्च रक्तचाप का कारण नहीं है, मानसिक तनाव ये है, मोटापा ये भी है, धूम्रपान और मदिरापान अभी-अभी आपने देखा कि ये उच्च रक्तचाप के कारणों में आता है, जबकि हम बात करें पौष्टिक भोजन की, तो ये आपके उच्च रक्तचाप के कारणों में शामिल नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24। अधिक क्या, मतलब किससे युक्त भोजन अधिक ग्रहण करने पर रक्तचाप हो सकता है? क्या आप अधिक कैलोरी का भोजन ग्रहण करेंगे, प्रोटीन का, वसा का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम क्या पढ़ रहे हैं इतनी देर से? जब हम अधिक मात्रा में वसा युक्त भोजन ग्रहण करते हैं, तो अधिक मात्रा में वसा युक्त भोजन ग्रहण करने से रक्तचाप हो जाता है, ठीक? उच्च रक्तचाप होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है, उच्च रक्तचाप का रोगी स्वभाव से हो जाता है कैसा? प्रसन्न रहता है, खुशनुमा रहता है, चिड़चिड़ा हो जाता है या फिर उपरोक्त सभी? तो हम जानते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति ब्लड प्रेशर उसका हाई है, तो
उच्च रक्तचाप से जो पीड़ित व्यक्ति है या रोगी है, वो स्वभाव में चिड़चिड़ा हो जाता है। उच्च रक्तचाप ही छोड़ दीजिए, अगर हम बात करें जैसे किसी को फ़ीवर काफ़ी टाइम से है या किसी भी रोग से ग्रसित व्यक्ति है, तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं है, अगर व्यक्ति किसी भी तरह से अस्वस्थ है, तो आप उसके अंदर ये चिड़चिड़ापन देखने को आपको मिल ही जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्या कह रहा है? उच्च रक्तचाप का रोगी हृदय तथा डॉट 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 किस परिवहन प्रणाली के उचित प्रकार के कार्य ना करने की स्थिति में उत्पन्न होता है। मतलब बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ये आपका उच्च रक्तचाप है, ये एक तो हृदय, दूसरी आपकी कौन सी एक ऐसी और परिवहन प्रणाली है जिसके ठीक प्रकार से कार्य ना करने की स्थिति में उच्च रक्तचाप उत्पन्न होता है। क्या जब आपका हृदय और श्वसन जो प्रणाली है वो कार्य नहीं करेगी, रक्त प्रणाली या फिर पाचन प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं? हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हृदय और हृदय साथ में आपका जो ये रक्त परिवहन प्रणाली है, जब ये दोनों अच्छे से कार्य नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उच्च रक्तचाप रोग उत्पन्न होता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है उच्च रक्तचाप के रोगी को नमक लेना चाहिए। कैसे? कम मात्रा में, अधिक मात्रा में, बिल्कुल नहीं, या फिर बहुत अधिक। तो अभी आपने स्टार्टिंग में ही देखा था कि हमें जो उच्च रक्तचाप के या हृदय के रोगी हैं, यकृत के रोगी हैं, किडनी के रोगी हैं, इन सबको हमें कम मात्रा में नमक देना चाहिए या कम मात्रा में नमक का सेवन करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28। उच्च रक्तचाप रोग का लक्षण है। किस रोग का लक्षण है? क्या ये वृक्क से संबंधित है, यकृत से संबंधित है, हृदय से संबंधित है, या फिर किडनी से संबंधित है? तो ये जो आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, उच्च रक्तचाप होता है, ये किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंध रखता है हृदय से। किससे? हृदय से संबंध रखता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 29। उच्च रक्तचाप का कारण है क्या? कमजोरी है, टीबी है, मोटापा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम बड़ी देर से पढ़ते आ रहे हैं कि उच्च रक्तचाप हुआ, हृदय रोगी हुआ और साथ ही साथ आपका डायबिटीज हुआ, इन सब के कारणों में कौन शामिल होता है? तो इन सब के कारणों में आपका ये जो मोटापा होता है, मोटापा शामिल होता है। आपको शारीरिक श्रम करना चाहिए ताकि आपके शरीर में मोटापा ना हो। अगर मोटापा हो गया तो ये 10 बीमारियों को न्योता देकर आते हैं। ये आपके शरीर में 10 बीमारियों को न्योता देते हैं, निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, सिर्फ पढ़ने तक ही सीमित मत रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। आ गया पीलिया। पीलिया रोग में वर्जित खाद्य पदार्थ है, यानी कि जो पीलिया के रोगी हैं, हमें उनको कौन सा खाद्य पदार्थ नहीं देना चाहिए? उन्हें उबला चावल नहीं देंगे, अधपका अंडा देंगे, अधपका अंडा वर्जित है, क्रीम वर्जित है, या फिर गन्ने का रस वर्जित है? तो यहाँ पर आपका ये जो क्रीम है, क्रीम हम पीलिया के रोगी को नहीं देते हैं, अर्थात पीलिया के रोगी के लिए क्रीम वर्जित खाद्य पदार्थों के अंतर्गत आता है। बाकी उबला अंडा, अधपका अंडा, उबला चावल, गन्ने का रस, ये सारी चीज़ें देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पीलिया रोग में रोगी को नहीं देना चाहिए क्या? मक्खन नहीं देंगे, क्रीम नहीं देंगे, चाय नहीं देंगे, उपरोक्त सभी नहीं देंगे। तो चाय हो गया, मक्खन हो गया, क्रीम हो गया, ये ऐसे आप आम तौर पर देखेंगे ना, तो ये किसी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता है। ये स्वास्थ्य के लिए, आपके स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों में नहीं आता है। आपने तो पढ़ रखा है ना, पेय पदार्थ या फलों से बनने वाले खाद्य पदार्थ, उसमें आपने चाय, कॉफ़ी, क्रीम, इन सब के बारे में पढ़ा है। आपने देखा था कि कुछ हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो विष उत्पन्न करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि मतलब आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, पौष्टिकता की दृष्टि से अच्छे होते हैं। तो जब उसमें हम चाय और कॉफ़ी की बात करते हैं, तो ये आपको स्फूर्ति देने का कार्य करते हैं, ना कि आपको पौष्टिकता की दृष्टि से अच्छे होते हैं। तो एक
सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं होती हैं। बट यहाँ पर बात हो रही है पीलिया के रोगी को, तो पीलिया के रोगी को ये सारी चीज़ें हमें बैन कर देना चाहिए, उनको नहीं देना चाहिए। अगर यहाँ पर अभी आ जाए आपके मधुमेह के रोगी, तब भी हम ये सारी चीज़ें रोक देते हैं, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। पीलिया रोग में सर्वाधिक लाभकारी होता है क्या चीज़? आम होगा, अमरूद होगा, पपीता होगा या फिर गन्ने का रस होगा? तो ध्यान रखेंगे कि जो पीलिया के रोगी हैं उनके लिए जो सबसे लाभकारी होगा वो होगा गन्ने का रस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। पीलिया रोग में रोगी की आंखें हो जाती हैं कैसी? अच्छा, अगर जैसे कुछ आपकी बीमारी ऐसे होते हैं जिनको हम आँखों से देखकर पहचान जाते हैं। जैसे ये जो पीलिया रोग होता है, इसमें यहाँ पर आँख के बारे में पूछा गया है कि आपकी आँखें कैसी हो जाती हैं, तो लाल, पीली, नीली ये दिया गया है। हम सब जानते हैं कि जब पीलिया होता है, तो इसमें हमारी आँखें जो होती हैं वो पीली हो जाती हैं। आपकी त्वचा कैसी हो जाती है? त्वचा भी कुछ पीले रंग की हो जाती है। हम कैसे किसी को देखते हैं उसकी आँखें पीली-पीली दिखती हैं, तो कहते हैं क्या तुमको पीलिया हुआ है? एक बार चेक करवाओ। उसके नाखून दाबकर हम देखते हैं कि तुम्हें पीलिया तो नहीं है? तो कुछ आपको सिम्पटम ऐसे आँखों से ही दिख जाते हैं, उसी में से आपका पीलिया भी एक ऐसा है। यहाँ पर भले ही आपसे सिर्फ़ आँखों के बारे में पूछा गया है, बट आप देखेंगे पीलिया के रोगी के शरीर में भी आपको पीलापन देखने को मिलता है। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34। पीलिया रोग को चिकित्सीय भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे स्कर्वी कहते हैं, इसे रिकेट्स कहते हैं, इसे जॉन्डिस कहते हैं या इसे हम फाइनोडर्मा के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि पीलिया के जो रोगी होते हैं उनको चिकित्सीय भाषा में हम जॉन्डिस कहते हैं, ठीक? अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है? आपके लिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं। पहला ये कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? रिकेट्स रोग किसमें सर्वाधिक देखने को मिलता है? ट्राइनोडर्मा किसकी कमी से होने वाला रोग है? ठीक? ये 3 क्वेश्चन आपके लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है पीलिया रोग निम्न में से किस कारण से हो जाता है? क्या संसर्ग से होता है? विषाक्त दवाइयों से होता है? कमजोरी से होता है? अधिक भोजन खाने से होता है? तो सबसे पहले ये हमें आप बताइए कि पीलिया रोग में आपका कौन-सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया में आपका जो यकृत होता है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ये इसके पीलिया रोग होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो जब हम बात करते हैं पीलिया रोग की, तो पीलिया रोग का मुख्य कारण विषाक्त दवाइयों से होता है। जब आप विषाक्त दवाइयाँ खाते हैं, तो इससे आपका या वैसे भी जब हम जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जिसके घर पे आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे कि जिनके घर पे घर में कोई डॉक्टर इन द सेंस कि छोटा-मोटा डॉक्टर जैसे लोग किसी डॉक्टर के पास बैठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो उनको नॉलेज हो जाता है दवाइयों के बारे में। तो जब भी उनको थोड़ी-सी भी कोई प्रॉब्लम हुई तुरंत दवा खा लिए। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में अगर थोड़ी-सी भी दवा का नॉलेज रखने वाला कोई है, तो उनके यहाँ थोड़ा-सा भी कुछ होने पर दवा का ही नाश्ता-पानी किया जाता है। और ये सारी दवाइयाँ जो होती हैं हमारे लीवर पे यानी कि हमारे यकृत पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा दवाइयों का ही सेवन करते हैं, तो हमारे जो यकृत होते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, यकृत हमारा डैमेज होता है। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है, हमने कई बार चर्चा किया है कि जो हमारे शरीर का एक अंग ऐसा है यानी कि यकृत एक ऐसा है, जो कि अपनी रक्षा बहुत हद तक करता है। जब इसकी कंडीशन एकदम खराब होती है, तब ये चिल्लाना शुरू करता है कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। अदरवाइज़ ये अपनी सुरक्षा स्वयं करता रहता है। थोड़े-मोड़े इसमें अगर कोई दिक्कत आती है, तो ये अपने आप सब कुछ ठीक कर लेता है, ठीक? अगर मतलब आपको अगर यकृत खराब होने के लक्षण दिख गए, इसका मतलब जब आपकी यकृत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है ना, तब आपको सिम्पटम दिखाई देते हैं, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36। पीलिया रोगी को नाश्ते में देना चाहिए क्या? गोभी का पराठा, ब्रेड मक्खन, मौसमी का फल, आमलेट पराठा। अगर आपने देखा हो तो अभी हमने हाल-फिलहाल में सब ये सारी चीज़ें डिस्कस की कि क्या-क्या नहीं देना है।
तो इसमें आपका एक ही ऐसा है जो कि आप पीलिया के रोगी को दे सकते हैं, वो है आपका मौसमी का रस। मौसमी के रस को आप पीलिया के रोगी को दे सकते हैं। बाकी गोभी का पराठा, ब्रेड हो गया, मक्खन हो गया, आमलेट का पराठा हो गया, ये सारी चीज़ें, आमलेट हो गया, पराठा हो गया, सारी चीज़ें हमें उसको नहीं देना चाहिए। सबसे अच्छा रहेगा कि आप उसे मौसमी का रस दें नाश्ते में। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 37। पीलिया रोगी को देना चाहिए क्या? उच्च कार्बोज, निम्न कार्बोज, बिना कार्बोज का भोजन, इनमें से कोई नहीं। तो जब हम बात करते हैं पीलिया के रोगी को तो हमें उच्च कार्बोज का उसे भोजन देना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 38। पीलिया रोगी को देना चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या देंगे आप? क्या उसे अधिक वसा देंगे, कम वसा देंगे, बिना वसा का भोजन देंगे या फिर उपरोक्त सभी? तो जब हम बात करेंगे पीलिया के रोगी को तो कार्बोज तो हम उसे उच्च मात्रा में देंगे, बट जो वसा देंगे वो कम मात्रा में देंगे। हालाँकि वसा हर किसी को कम मात्रा में ही दिया जाता है, बट फिर भी ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे जो आपके क्षय रोग के रोगी होते हैं यानी कि टीबी के रोगी होते हैं, हम उनको प्रोटीन अधिक मात्रा में देते हैं। पीलिया के रोग में आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 2 टर्म आपने चर्चा किया, एक आप वसा कम देंगे, दूसरा आप उसको कैलोरी अधिक देंगे। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 39। पीलिया रोगी को दिया जाना चाहिए क्या? उच्च प्रोटीन, निम्न प्रोटीन, बिना प्रोटीन का भोजन या फिर उपरोक्त सभी? तो जो पीलिया के रोगी हैं, उनको हम उच्च प्रोटीन देते हैं। अब यहाँ पर आपने पीलिया के बारे में 3 चीज़ें सुनी, क्या? जैसे आप पीलिया के बारे में एक तो आपने देखा सीएचओ, एक आपने देखा फैट और एक फैट देखा और एक आपने क्या देखा? प्रोटीन। तो आपको पता है कि जो पीलिया के रोगी हैं, हम उनको कार्बोहाइड्रेट तो अधिक देंगे, फैट उनको कम देंगे, लेकिन जो प्रोटीन देंगे वो भी हम उच्च मात्रा में देंगे, ठीक? तो क्या देंगे अधिक? अधिक हम उनको पीलिया के रोगी को अधिक प्रोटीन और अधिक कार्बोहाइड्रेट देंगे, लेकिन फैट की मात्रा हम कम रखेंगे, ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। पीलिया में किस अंग में सूजन आ जाता है? अभी आपने स्टार्टिंग में अगर ध्यान से क्वेश्चन सुना होगा जब हमने पीलिया से स्टार्ट किया था तो आप इसे समझ पाए होंगे क्या? क्या ये हृदय में आपके सूजन आता है? फेफड़े में सूजन आता है? यकृत में सूजन आता है या फिर सभी में आ जाता है? तो पीलिया का संबंध किससे है? अभी-अभी आपने देखा था ना कि पीलिया का संबंध यकृत से होता है, यानी कि पीलिया में किसमें सूजन आएगा? तो आपके यकृत में सूजन आएगा, ठीक? चलिए, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। पीलिया एक रोग है, कैसा रोग है? साधारण सा रोग है, सामान्य सा रोग है, खतरनाक रोग है, इनमें से कोई नहीं। अभी आपसे एक बात हमने कही थी, क्या? हमने आपसे ये कहा कि पीलिया जो है आपका यकृत से संबंधित है। यकृत आपका अपनी रक्षा बहुत हद तक करता है, जब उसकी कंडीशन ज़्यादा खराब होती है तभी वो बोलता है कि हमें बचा लो भाई अब हम डूबने वाले हैं। तो ये कैसा रोग हुआ? पीलिया का संबंध यकृत से है यानी कि यहाँ पर आपका खराब हो रहा है यकृत। तो अब जब यकृत ने सिम्पटम दिया है इसका मतलब ये सामान्य सा रोग तो हो ही नहीं सकता। ये कैसा रोग है? ये आपका एक खतरनाक रोग होता है। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्लोसिस्टाइसिस क्लोसिस्टाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क होता है, हृदय होता है, यकृत होता है या फिर आपका पित्ताशय होता है। तो ध्यान रखेंगे कि जब हम बात करते हैं कोलसिस्टाइटिस जो रोग होता है ये आपके पित्ताशय से संबंधित होता है यानी कि जो आपका पित्ताशय है वो प्रभावित होता है। नाम आप ध्यान रखेंगे क्या? कोलसिस्टाइटिस। ठीक? ये थोड़ा सा नया टर्म है। आई थिंक हमने अपनी क्लास में इस टर्म के बारे में डिस्कस नहीं किया था। कोई भी मतलब किसी भी टॉपिक में इस
शब्द का डिस्कशन हमने नहीं किया था, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसे कहीं न कहीं नोट डाउन ज़रूर करिएगा। अभी तक आपने जो पढ़ा, ये हमने अपनी थ्योरी की क्लासेस में डिस्कस कर रखे हैं, बट इस चीज़ को नहीं डिस्कस किया है, तो आप ध्यान रखेंगे कोलसिस्टाइटिस में आपके शरीर का कौन-सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका जो पित्ताशय होता है, वो प्रभावित होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। पित्तरस बनता है, पित्तरस कहाँ बनता है? पित्तरस जो आपका बनता है, यकृत में बनता है, अग्नाशय में बनता है, पित्ताशय में बनता है या फिर गुर्दे में बनता है? तो पित्तरस का निर्माण आपके यकृत में होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। अल्फा सेल स्रावित करता है, अल्फा सेल, बीटा सेल, 2 सेल के बारे में आपने पढ़ा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो आपका अल्फा सेल है वो क्या स्रावित करता है? क्या ये इंसुलिन स्रावित करता है, ग्लूकागॉन स्रावित करता है, दोनों को करता है या फिर इनमें से कोई नहीं? ये अल्फा सेल का संबंध किससे है? एक बार हमें आप बताएँगे। बाकी जो अल्फा सेल होता है वो आपका ग्लूकागॉन को स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है? ग्लूकागॉन को स्रावित करता है। बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। बड़ा ईज़ी सा क्वेश्चन है और दुःख की बात है। दुःख की बात क्या है कि आप जब कम्युनिटी पोस्ट पर जाएँगे तो इस क्वेश्चन को इतने बच्चों ने गलत किया है, इतने बच्चों ने गलत किया है कि क्या ही बताएँ अब। ये जो आपका मधुमेह दिवस है, ये कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को, 5 नवंबर को, 10 नवंबर को या फिर 14 नवंबर को? तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बताने के लिए नहीं रखा है। आप मुझे बताएँगे इसका राइट आंसर, और ये मत कहना कि मैं नेक्स्ट डे आपको इसका आंसर बताऊँगी। हर एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए कि हम मधुमेह दिवस कब मनाते हैं, क्योंकि भारत जो है वो मधुमेह की राजधानी है। ये आप सभी जानते हैं, अमीरों का रोग है मधुमेह। मधुमेह से संबंधित जो भी कुछ थोड़े-मोड़े क्वेश्चन थे वो करवाए, बाकी जो और क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट बच रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे मंडे को। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि अब हम कुछ दिनों तक संडे के दिन अपनी क्लास को ऑफ रखेंगे। उसके बाद देखेंगे, अगर जैसे आपका ज़्यादा टॉपिक छूट रहा होगा तो आपके एग्ज़ाम से पहले-पहले कवर हो जाएगा। इतना आप विश्वास रखिए कि आपके एग्ज़ाम से पहले हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से आपके सारे ब्रांच को एक बार कवर अप ज़रूर करवाएँगे। जैसे हमने आज न्यूट्रिशन साइंस का कवर अप करवा लिया है, 1-2 क्लासेस आपकी और होंगी। देखेंगे अगर हमारे पास समय की कमी लगेगी तो हम अपनी टाइमिंग को और बढ़ा देंगे, क्वेश्चन की संख्या हमारी और बढ़ जाएगी। आपको परेशान नहीं होना है, रिवीजन तो हम आपको करवाएँगे आपके सारे ब्रांच को, इंक्लूडिंग आपके फिजियोलॉजी को भी, ठीक? तो ज़रा आप एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाए वो किसका करवाया जाए? टेक्सटाइल का या फिर फिजियोलॉजी का? वैसे मैं सोच रही थी कि मैं टेक्सटाइल ही करवा दूँ, बट एक बार आप लोग बताइएगा कि आप किसका प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि अगर टीजीटी की बात करें तो आपके टेक्सटाइल हो गया, होम मैनेजमेंट हो गया, एक्सटेंशन एजुकेशन हो गया, और साथ ही साथ आपने तो न्यूट्रिशन साइंस कर ही लिया, चाइल्ड डेवलपमेंट। ये आपके 5 मेजर ब्रांच हैं जहाँ से क्वेश्चन अच्छी खासी मात्रा में पूछे जाते हैं। बाकी थोड़े-थोड़े क्वेश्चन आपके फिजियोलॉजी से भी पूछे जाते हैं। हालाँकि टीजीटी में कम होते हैं बट पीजीटी में ज़्यादा होता है, ठीक? तो आप एक बार बताइएगा। वैसे मेरा विचार था कि मैं आपको पहले टेक्सटाइल करवाऊँ, ठीक? क्योंकि टेक्सटाइल हमें पढ़े काफ़ी समय हो गए हैं। आई थिंक 1 ईयर का टाइम होने वाला है, तो आपको टेक्सटाइल रिवीज़न करना बहुत ज़रूरी है। टेक्सटाइल वैसे मैंने करवाने के लिए सोचा है। एक बार आप भी बताइएगा। साथ ही साथ जितने आज व्यूज़ आएँगे, उतने कमेंट मुझे आने चाहिए किसके? ये मधुमेह दिवस के, ठीक? अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कम्युनिटी पोस्ट में जाएँगे, स्क्रॉल करेंगे, आपको खोजना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी दिन हो गए वो क्वेश्चन मैंने करवाए थे। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे। जितने व्यूज़ आएँगे, उतने आंसर आने चाहिए। अगर नहीं आएँगे, तब मैं आपको 1-2 दिन बाद, 2 दिन बाद कम से कम आपको कम्युनिटी पोस्ट पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बाकी बाकी और क्या, जब नहीं करेंगे तो मिलेगा ही। चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए,
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन के जितने भी आंसर पूछे गए हैं वो ज़रूर बताइएगा। ये लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। आप में से जिन्होंने भी टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसी क्लास के नीचे जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं। हर दिन 5 पीएम पर आपकी क्विज़ होती है, 5 क्विज़ होते हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्विज़ नहीं, क्विज़ एक ही होती है, क्वेश्चन आपके 5 होते हैं। तो आपके रिवीजन की दृष्टि से वो क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे होते हैं। आप जॉइन कर लीजिए, 5 पीएम पर आपको क्विज़ होती है, तो वहाँ से आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं मंडे के दिन। कल आपकी क्लास ऑफ होगी, हमने ये चीज़ आपको कल भी बताई थी, अभी स्टार्टिंग में भी बताया, बीच में भी बताया, फिर से बता रहे हैं। क्लास का वेट मत करिएगा, कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी, हम मिलेंगे मंडे को। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, थ्योरी की क्लासेस ज़रूर ले लीजिए, जो हमने आपको 4 बीमारियों के बारे में बताया। एक बार आप थ्योरी की क्लास में उनको ज़रूर ले लीजिए। मिलते हैं हम मंडे के दिन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।